बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फॉरेस्ट गंप। आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की कहानी इसी फिल्म पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फॉरेस्ट गंप है। वो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा होता है। फॉरेस्ट गंप को देखकर लगता है कि उसके अंदर बचपना है। तभी वहां पर एक लेडी आती है और वो उसके जूतों को बड़े गौर से देखता है और उसे बताता है कि कभी मेरे पास भी ऐसे ही जूते थे। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर फॉरेस्ट गंप बहुत छोटा है। उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे अजीब से जूते पहना देता है जिसमें लोहे की रॉड्स लगी होती है और उसकी मॉम को बताता है कि इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, ये कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। और अब फॉरेस्ट गंप उन्हीं जूतों के साथ चलना शुरू करता है। फॉरेस्ट गंप अपने नए जूतों से परेशान होता है पर उसकी मॉम उसका हौसला बढ़ाती है और उसे कहती है कि अगर ईश्वर सबको एक जैसा बनाता तो वो तुम्हारे पैर ऐसा नहीं बनाता, तुम सबसे अलग हो, तुम खास हो। हालांकि ये सच नहीं होता, लेकिन उसकी मॉम ने उसके अंदर एक पॉजिटिविटी का बीज बो दिया है। फॉरेस्ट गंप का स्कूल में भी एडमिशन नहीं हो रहा होता क्योंकि उसका IQ लेवल बहुत कम होता है, पर उसकी मॉम प्रिंसिपल से सेटिंग करके उसका एडमिशन नॉर्मल स्कूल में करवा देती है। फॉरेस्ट गंप जब पहली बार स्कूल बस में जाता है तो कोई भी उसे अपनी सीट पर नहीं बैठाता और तभी वहां पर एक लड़की जिसका नाम जेनी है वो फॉरेस्ट को अपने साथ सीट में बैठा लेती है और इस तरह से फॉरेस्ट गंप की और जेनी की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फॉरेस्ट गंप के पिता नहीं होते, इसीलिए उसकी मॉम कमाई के लिए अपने घर में गेस्ट को रखती है और एक दिन इनके घर में एक सिंगर आता है और ये कोई आम सिंगर नहीं होता, इसका नाम होता है एल्विस प्रेस्ली। एल्विस प्रेस्ली के बारे में आपको बता दूं कि ये सच में 1960 के हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर और सिंगर थे और यहाँ तक कि खुद माइकल जैक्सन भी उन्हें कॉपी किया करते थे। अब एल्विस प्रेस्ली जब गिटार बजा रहा होता है तो उसके पास फॉरेस्ट गंप जाता है। फॉरेस्ट गंप एल्विस प्रेस्ली के गिटार की धुन पर अजीब सा डांस करता है जो कि बहुत ही फनी होता है, लेकिन एल्विस प्रेस्ली को ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब एक दिन जब फॉरेस्ट गंप अपनी मॉम के साथ मार्केट से जा रहा होता है तभी ये दोनों टीवी पर एल्विस प्रेस्ली को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट गंप के उन्हीं फनी स्टेप्स को कॉपी कर रहा होता है और इन्हीं फनी स्टेप्स को कॉपी करके एल्विस प्रेस्ली पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया होता है। ये बात ना फॉरेस्ट गंप को समझ में आती है ना ही उसकी मॉम को। वहीं अब जेनी और फॉरेस्ट गंप बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दिन जब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तभी इनकी क्लास के 3 बच्चे आते हैं जो फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक बेवकूफ हो। पत्थर लगने से फॉरेस्ट गंप गिर जाता है। जेनी उसे उठाती है और कहती है कि भागो। अब वो तीनों बच्चे फॉरेस्ट गंप के पीछे साइकिल लेकर पड़ जाते हैं और फॉरेस्ट गंप अपने अजीब से जूतों के साथ भाग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाती है जिस वजह से उसके जूतों की लोहे की सलाखें अपने आप ही टूट जाती हैं और फॉरेस्ट गंप की स्पीड बढ़ती जाती है। वो इतनी तेज भागता है कि वो बच्चे साइकिल से भी उसे पकड़ नहीं पाते और इस तरह से फॉरेस्ट गंप को पहली बार पता चलता है कि वो बिजली की रफ्तार से भाग सकता है। जेनी अक्सर रात को फॉरेस्ट गंप के साथ सोने के लिए आ जाती है। वो फॉरेस्ट गंप को झूठ कहती है कि उसके घर में कुत्ता है जिससे उसे डर लगता है। वहीं फॉरेस्ट गंप और जेनी अब दोनों बड़े हो चुके हैं और आज भी वो बच्चे जो बचपन में उसे परेशान किया करते थे वो आज भी उसे परेशान करते हैं। उन्हें देखकर फॉरेस्ट गंप भागना शुरू कर देता है। हालांकि वो उसे चेज करने की पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट गंप की स्पीड के आगे कोई टिक नहीं सकता। वो बिजली की रफ्तार से उनसे बचने के लिए भागता है और भागते भागते वो एक फुटबॉल ग्राउंड में आ जाता है। दरअसल ये अमेरिकन फुटबॉल है जो रग्बी की तरह लगती है और यहाँ पर जो प्लेयर है फुटबॉल लेकर गोल की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप इतनी तेज भागता है कि वो उसे भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ का जो कोच होता है वो पूछता है कि ये कौन है। तभी कोच को बताया जाता है कि ये यहाँ का एक लोकल इडियट है, इसका नाम फॉरेस्ट गंप है। कोच को उसकी रफ्तार अच्छी लगती है, इसीलिए फॉरेस्ट गंप को फुटबॉल टीम में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन इसके लिए फॉरेस्ट गंप को कॉलेज में एडमिशन देना पड़ता है। हालांकि वो स्कूल में सालों से पास नहीं हुआ, वो हर साल फेल हो जाता है, लेकिन अब फॉरेस्ट गंप कॉलेज की फुटबॉल टीम में है। उसे बस ये पता है कि उसे भागना है, उसे गेम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जब भी उसके हाथ में बॉल आती है वो सिर्फ भागना शुरू करता है। उसे ये भी नहीं पता होता कि कब रुकना है, इसीलिए कभी कभी वो बॉल लेके सीधा अपने घर भाग जाता है। लेकिन कोचिस और बाकी स्टाफ बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसी की वजह से वो बहुत सारे मैच जीत रहे होते हैं। फॉरेस्ट गंप बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, पूरे अमेरिका में उसका नाम हो जाता है और उसे ऑल अमेरिकन फुटबॉल टीम में भी शामिल कर लिया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फॉरेस्ट गंप अगले 5 सालों तक कॉलेज के ग्राउंड में इसी तरह से फुटबॉल लेकर भागता रहता है। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे फुटबॉल लेकर भागना है। 5 सालों के बाद वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाता है, उसे डिग्री मिल रही होती है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि मैं तो सिर्फ भाग रहा था और भागने के बदले मुझे डिग्री मिल गई। बहुत अजीब है। जब वो अपनी मॉम के साथ होता है तभी वहां पर आर्मी का एक ऑफिसर आता है जो उसे एक ब्रोशर देता है और कहता है क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। ये ब्रोशर आर्मी में भर्ती होने का होता है और अब फॉरेस्ट गंप आर्मी में भर्ती हो जाता है। वो एक सोल्जर है। अब वो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए बस में जाता है जहां पर और भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। वो बस ड्राइवर से कहता है कि मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है। ड्राइवर कहता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, गंदी नाली के कीड़े पीछे जाकर बस में बैठ जाओ। फॉरेस्ट गंप बहुत मासूम होता है, उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है। वो पीछे बस में बैठने के लिए चला जाता है, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ नहीं बैठा रहा होता और तभी एक गोल सा मोटा सा आदमी कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। इसका नाम बाबा है। बाबा फॉरेस्ट गंप को बताता है कि आज तक मेरे परिवार ने सिर्फ एक ही काम किया है, वो काम है झींगों का। मैं भी झींगों का काम करना चाहता था, मैं एक बोट खरीदना चाहता था, लेकिन मैं आर्मी में भर्ती हो गया। मेरी माँ झींगे पकाती है, मेरी माँ की माँ भी झींगे पकाती है, मेरी माँ की माँ की माँ की माँ भी झींगे ही पकाती थी और मैं भी झींगे पकाना चाहता हूँ। दरअसल बाबा हमेशा एक ही बात करता है और वो बात होती है झींगों की। अब ट्रेनिंग के दौरान दिखाया जाता है कि सारे सोल्जर्स को गन को असेंबल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप बहुत जल्दी अपनी गन को असेंबल कर देता है जिसे देखकर उसका सीनियर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आर्मी के इतिहास में आज तक किसी ने भी अपनी गन को इतनी जल्दी असेंबल नहीं किया, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा IQ लेवल बहुत हाई है। फॉरेस्ट गंप कहता है ओके सर। अब एक रात को जब फॉरेस्ट गंप अपने बेड पर सो रहा होता है तभी वो मैगजीन में देखता है कि जेनी की न्यूड फोटो है जिसकी वजह से उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। फॉरेस्ट गंप छुट्टी लेकर जेनी के पास जाता है। वो एक नाइट क्लब में काम करती है जहां पर उसे कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं। फॉरेस्ट गंप उनसे लड़ता है। जेनी उसे कहती है कि तुम हमेशा मुझे
मुझे बचा नहीं सकते। दरअसल जेनी अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी राह से भटक चुकी है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेनी कहती है कि तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। वो फॉरेस्ट गंप से कहती है कि याद है बचपन में हमने एक प्रेयर की थी कि हम चिड़िया बन जाएं और दूर कहीं उड़ जाएं। ये कहते कहते वो फ्लाईओवर की दीवार पर चढ़ जाती है और नीचे देखना शुरू कर देती है। दरअसल उसके मन में सुसाइड करने के ख्याल आ रहे होते हैं और फॉरेस्ट गंप उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जेनी वहां से नीचे उतर जाती है और तभी एक गाड़ी आती है। उनके साथ जेनी जा रही होती है और जाने से पहले फॉरेस्ट गंप उसे कहता है कि वो लोग मुझे वियतनाम भेज रहे हैं जहां पर वॉर चल रही है। जेनी फॉरेस्ट गंप से कहती है कि मुझसे वादा करो कि जब भी खतरा हो तो तुम वहां से भागोगे, तुम हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। फॉरेस्ट गंप उससे वादा करता है और इसके बाद फॉरेस्ट गंप को और उसके साथी सोल्जर्स को वियतनाम भेज दिया जाता है जहां पर वॉर चल रही है। उसके साथ बाबा भी होता है। बाबा जब वहां पर झील देखता है तो फॉरेस्ट गंप को कहता है कि एक बार हम इस जगह पर अपना कब्जा कर लें, उसके बाद हम यहाँ पर झींगे पकड़ने के लिए आएंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, हम दोनों एक नाव खरीद लेंगे 50-50 की पार्टनरशिप में। हम समंदर में जाकर बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे, हमें घर लेने की भी जरूरत नहीं है, हम नाव में सो जाएंगे और खाने में भी हम सिर्फ झींगे ही खाएंगे। बाबा बात करता है तो सिर्फ झींगों की। फॉरेस्ट गंप कहता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, हम ये जरूर करेंगे। अब एक दिन जब ये जंगल में लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनके ऊपर दुश्मन हमला कर देते हैं, इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से गोलियां चल रही होती है। फॉरेस्ट गंप को जेनी से किया हुआ वादा याद आता है और वो इस जगह से गोली की रफ्तार से भाग जाता है। आगे जाने के बाद उसे याद आता है कि उसके साथी अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। वो उन्हें बचाने के लिए वापस आता है लेकिन सबके सब जख्मी होते हैं। वो एक एक करके सबको वहां से दुश्मनों के इलाके से निकाल लेता है, जिसमें लेफ्टिनेंट डैन भी होते हैं। लेकिन बाबा को गोली लग चुकी होती है, इसीलिए वो बच नहीं पाता और बाबा की मृत्यु हो जाती है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर फॉरेस्ट गंप को भी एक गोली लगी है और गोली लगी होती है उसके बट पे। लेकिन फॉरेस्ट गंप को इस बात की कोई चिंता नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा होता है और वो एक आइसक्रीम लेफ्टिनेंट डैन को भी देता है जो उसके बगल वाले बेड में होते हैं, जिनकी जान उसी ने बचाई है। लेकिन वो फॉरेस्ट गंप से नफरत करते हैं क्योंकि उनकी दोनों टांगे कट चुकी होती है। वो नहीं चाहते थे कि वो बच जाए, लेकिन फॉरेस्ट गंप ने उनकी जान बचा ली। और फॉरेस्ट गंप देखता है कि वहां पर एक सोल्जर जो कि जख्मी है वो पिंग पोंग खेल रहा होता है। फॉरेस्ट गंप वहां पर जाता है, वो सोल्जर उसे बताता है कि गेम खेलना बहुत आसान है, बस बॉल से तुम्हारी नजर नहीं हटनी चाहिए। और इसके बाद फॉरेस्ट गंप पिंग पोंग खेलना शुरू करता है जैसा कि उस जख्मी सोल्जर ने उसे बताया था कि बॉल से नजर नहीं हटनी चाहिए। फॉरेस्ट गंप वही करता है और वो दिन रात पिंग पोंग खेलते खेलते इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि जब वो प्रैक्टिस करता है तो सारे सोल्जर्स उसे आकर देखते हैं। और फॉरेस्ट गंप को वॉर के लिए मेडल दिया जाता है और मेडल लेने के लिए जब वो सिटी जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात जेनी से भी होती है जो अब ड्रग्स एडिक्टेड हो चुकी है। वो एक हिप्पी बन चुकी है और उन लोगों के साथ रहती है जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो चाहते हैं कि वॉर खत्म हो जाए। यहाँ पर उसके एक साथी भी होता है जो उसके साथ लिविंग में रहता है। जेनी और उसके बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं और वो जेनी को थप्पड़ मार देता है। फॉरेस्ट गंप ये देखकर आग बबूला हो जाता है और उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है। इसके बाद जेनी और फॉरेस्ट गंप वहां से निकल जाते हैं, दोनों रात भर घूमते हैं और अगली सुबह वो आदमी एक बार फिर से जेनी के पास आता है, उसे मना लेता है। फॉरेस्ट गंप नहीं चाहता कि जेनी उसके साथ जाए, लेकिन जेनी उसके साथ चली जाती है और इस तरह से एक बार फिर से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं फॉरेस्ट गंप अब इतना अच्छा पिंग पोंग खेलता है कि वो बहुत फेमस हो चुका है, वो एक नेशनल लेवल का प्लेयर बन जाता है। उसे खेलने के लिए चाइना भी भेजा जाता है, यानी कि अब वो एक सेलिब्रिटी है। फॉरेस्ट गंप को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कहता है कि पिंग पोंग खेलने के लिए मुझे चाइना भेज दिया, ये तो मैं अपने देश में भी खेल सकता था, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। फॉरेस्ट गंप एक दिन शहर में घूम रहा होता है और तभी उसे वहां पर उसका लेफ्टिनेंट मिलता है जिसकी उसने जान बचाई थी, लेकिन उसके दोनों पैर कट गए थे। वो अपनी जिंदगी से निराश होता है। वो फॉरेस्ट गंप से कहता है कि तुम एक बेवकूफ हो और सरकार ने एक बेवकूफ को मंदबुद्धि को मेडल दिया। फॉरेस्ट गंप कहता है कि यस सर। वो लेफ्टिनेंट को बताता है कि जब मैं सर्विसेज से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं एक शिप खरीदूंगा क्योंकि मैंने बाबा से वादा किया था और उस शिप का कैप्टन बनूंगा। लेफ्टिनेंट उस पर हंसता है, कहता है कि अगर तुमने कभी ऐसा किया, तुम शिप के कैप्टन बने तो मैं तुम्हारा साथ देने जरूर आऊंगा। दरअसल लेफ्टिनेंट को विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है और वो दिन आ जाता है जब फॉरेस्ट गंप को उसकी सर्विसेज से रिटायर कर दिया जाता है। वो ऑफिसर से पूछता है क्या मैं अब पिंग पोंग नहीं खेल सकता। ऑफिसर कहता है कि सेना में तो नहीं। और इसके बाद फॉरेस्ट गंप सीधा बाबा के घर जाता है और उसकी मॉम को बताता है कि मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ी नाव खरीदूंगा और हम दोनों मिलकर झींगे पकड़ेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाबा की मॉम कहती है क्या तुम पागल हो। फॉरेस्ट गंप को सेना से $25,000 मिले होते हैं, जिन पैसों से वो एक बहुत बड़ी नाव खरीद लेता है, लेकिन कई दिनों तक मेहनत करने के बाद भी उसे एक भी झींगा नहीं मिलता। एक दिन उसे 2-3 झींगे मिलते हैं, तभी एक आदमी उसे कहता है कि तुमने अपनी नाव का कुछ भी नाम नहीं रखा, इसीलिए मनुष्य छाई हुई है। और अब फॉरेस्ट गंप अपनी नाव का नाम रखता है जेनी, क्योंकि वो जेनी से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक दिन वो देखता है कि समंदर के किनारे लेफ्टिनेंट डैन बैठे हुए हैं, जिन्होंने उससे वादा किया था कि अगर तुम कैप्टन बन गए तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आऊंगा। फॉरेस्ट गंप अपनी चलती हुई नाव को छोड़कर उनके पास पहुंच जाता है। लेफ्टिनेंट डैन कहते हैं कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आ गया, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सर कहूंगा। फॉरेस्ट गंप कहता है कि यस सर, और तभी उसकी नाव जिसे वो चलता हुआ छोड़कर आ गया था वो किनारे से टकरा जाती है। अभी दोनों मिलकर झींगे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट डैन कहते हैं कि मैं बताऊंगा कि झींगे कैसे पकड़े जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी इन्हें एक भी झींगा नहीं मिलता, इनके जाल में फंसता है तो सिर्फ कचरा। लेकिन ये दोनों हार नहीं मानते और एक रात को दोनों के दोनों समंदर में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और उस रात को समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। अगली सुबह जब इस समंदर के किनारे आते हैं तो देखते हैं कि वहां की सारी नाव बर्बाद हो चुकी है और अब इस किनारे पर सिर्फ एक ही नाव है और वो नाव है फॉरेस्ट गंप की। अब क्योंकि झींगे पकड़ने के लिए कोई भी नाव नहीं होती, इसीलिए सारे झींगे इन्हीं को मिलते हैं और ये इतने झींगे पकड़ते हैं कि ये बहुत अमीर हो जाते हैं। इनके पास अब बहुत सारी बड़ी बड़ी नाव है। इन्होंने झींगों की अपनी एक कंपनी खोल ली है जिसका नाम है बबा गम, जो पूरे अमेरिका में फेमस हो चुकी है। एक रात को जब ये अपनी नाव में होते हैं तभी फॉरेस्ट गंप को पता चलता है कि उसकी मॉम बीमार है। ये सुनते ही फॉरेस्ट गंप चलती हुई नाव से पानी में कूद जाता है और सीधा भागते हुए अपने घर अपनी मॉम के पास पहुंच जाता है। पर कुछ ही दिनों बाद उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। फॉरेस्ट गंप अब फैसला करता है कि वो वापस लेफ्टिनेंट डैन के पास नहीं जाएगा बल्कि यहीं पर रहेगा। वो यहीं पर घास काटने की
नौकरी कर लेता है और एक दिन उसे लेफ्टिनेंट डैन का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, अब तुम्हें कभी पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। उस लेटर के ऊपर एप्पल का एक निशान होता है। फॉरेस्ट गंप को लगता है कि लेफ्टिनेंट डैन ने सारा पैसा किसी फल की कंपनी में लगा दिया है, जबकि लेफ्टिनेंट डैन ने सारा पैसा एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है जो कि आईफोन बनाती है। लेकिन फॉरेस्ट गंप को इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन ये दोनों अब मिलेनियर बन चुके हैं। फॉरेस्ट गंप के पास जो पैसा आता है वो उन पैसों का एक ढेर चर्च को दे देता है, एक ढेर दे देता है वो हॉस्पिटल को, और एक ढेर देता है वो बाबा की मॉम को। बाबा की मॉम जो दूसरों के घरों में खाना बनाया करती थी अब उसकी खुद की एक कुक है। लेकिन फॉरेस्ट गंप अपनी जिंदगी में बहुत उदास होता है। वो जेनी को बहुत याद करता है और एक दिन जेनी वापस आ जाती है। उसे नहीं पता कि जेनी वापस क्यों आई है और ना ही उसे ये जानना है। दरअसल जेनी की पूरी जिंदगी दुख में गुजरी होती है। उसकी मॉम नहीं थी और उसके पिता उसे बहुत परेशान किया करते थे। जवानी में वो प्रोस्टिट्यूशन में, ड्रग्स में पड़ गई और अब वो वापस फॉरेस्ट गंप के पास आ चुकी है। ये दोनों दिन भर घूमते रहते हैं। फॉरेस्ट गंप बस उससे बातें करता रहता है और जेनी उसकी बातें सुनती रहती है। एक रात को जेनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जेनी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो, और इसके बाद जेनी और ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में इंटरकोर्स भी होता है और अगली सुबह जब फॉरेस्ट गंप उठता है तो वो देखता है कि जेनी वहां पर नहीं है। वो एक बार फिर से जा चुकी है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और उसे मन करता है कि वो भागे। वो भागना शुरू करता है। वो लगातार कई दिन, कई महीने और सालों तक भागता रहता है। सब उससे पूछते कि तुम भाग क्यों रहे हो। दरअसल भागने की वजह से वो बहुत फेमस हो गया होता है। लेकिन फॉरेस्ट गंप किसी वजह से नहीं भाग रहा होता। वो सिर्फ इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि उसका मन कर रहा होता है। उसके पीछे और भी बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं। सबको लगता है उसके भागने का कोई मकसद है और फॉरेस्ट गंप को भागते भागते 3 साल 2 महीने 14 दिन और 16 घंटे हो चुके हैं और एक दिन वो अचानक से रुक जाता है। सब उसे सुनने के लिए बेताब होते हैं कि वो कुछ कहेगा, लेकिन फॉरेस्ट गंप सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं बहुत थक गया हूं और अब मैं घर वापस जाना चाहता हूं। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है और घर आने के बाद उसे जेनी का लेटर मिलता है जिसमें जेनी का एड्रेस होता है और जेनी ने उसे अपने पास बुलाया होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर फॉरेस्ट गंप बस स्टॉप पर बैठा है और अपनी कहानी सबको सुना रहा है। वो उस एड्रेस को वहां पर बैठी हुई एक लेडी को दिखाता है। वो लेडी बताती है कि इस एड्रेस पर जाने के लिए तुम्हें बस पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये पास ही में है। फॉरेस्ट गंप भागकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे जेनी मिलती है। जेनी उसे अपने बेटे से भी मिलवाती है और बताती है कि इसका नाम गंप है और ये तुम्हारा बेटा है। ये फॉरेस्ट गंप का ही बेटा होता है। फॉरेस्ट गंप अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। जेनी उसे बताती है कि मैं बीमार हूं, मेरी बॉडी में किसी तरह का वायरस है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जेनी कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और फॉरेस्ट गंप हाँ कह देता है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। इनकी शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी आते हैं। वो भी अब शादी कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपने नकली पैर भी लगवा लिए क्योंकि अब वो भी बहुत अमीर है। शादी के कुछ वक्त बाद ही जेनी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फॉरेस्ट गंप के पास अब उसका बेटा नन्हा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट गंप की पूरी जिंदगी अपने बेटे के चारों तरफ घूमती है। वो उसे कहानी सुनाता है, उसे पिंग पोंग खेलना सिखाता है, लेकिन वो जेनी को भी बहुत याद करता है। अंत में दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप ठीक उसी तरह से जैसे खुद बचपन में स्कूल बस में स्कूल जाया करता था, अब उसका बेटा भी स्कूल बस से ठीक उसी तरह से स्कूल जा रहा है। फॉरेस्ट गंप का बेटा नन्हा फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। फॉरेस्ट गंप हालांकि दुनिया की नजर में एक बेवकूफ था, लेकिन बचपन में उसके डांस स्टेप्स कॉपी करके एल्विस प्रेस्ली फेमस हो गए। इसके बाद वो स्कूल में बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बना। इसके बाद उसने फौज में सबसे तेज गन को असेंबल करने का रिकॉर्ड बनाया। उसे सेना से बहादुरी का मेडल मिला। साथ ही वो पिंग पोंग का बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बना। फौज से रिटायर होने के बाद वो झींगों के काम में बहुत कामयाब हुआ। उसने बहुत पैसे कमाए, एप्पल कंपनी में पैसे लगाए और बाद में जब उसने रनिंग की तो वो भी पूरे दिल से की क्योंकि उसका मन कर रहा था और उसमें भी उसने अपना नाम पूरी दुनिया में किया। जिस वजह से फॉरेस्ट गंप, जिसका आईक्यू लेवल इतना कम था कि उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो दुनिया में फेमस हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉरेस्ट गंप ने जो भी काम किए पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरा फोकस्ड होकर किए। और अगर कोई भी इंसान इस तरह से किसी भी काम को करता है तो वो कामयाब जरूर होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी में पूरा फोकस्ड होकर काम करना चाहिए। ये फिल्म सन 1994 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।